एड शीरन वाले केस में क्या था कि ही सॉ द वीडियो एंड फॉर हिम इट वाज अ स्नीक पीक इनटू द कल्चर ऑफ इंडिया, राइट? लाइक ही वाज लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि इंडिया में ऐसा होता है. ऐसा होता है। For that brief moment, for those 10-12 seconds, I got the opportunity to represent India in a certain way, right? मैं राइट। दिल्ली से हूँ, मेरा कोई कोई भी कनेक्शन कर्नाटिक म्यूजिक से नहीं है, ना मैंने सीखा है ना मेरे को पता था इसके बारे में. एंड आई वांटेड टू बी इन अ बैंड. उसी टाइम पे वो रॉक ऑन मूवी भी आई थी, तो मेरे को बहुत शौक चढ़ गया था कि मेरे को बैंड में रहना है और मेरे को ड्रम्स बजाने हैं. तबला राइट। तबला तबला बजाने वाले अब कूल हुए हैं, उस टाइम पे इतने कूल नहीं होते थे. ताल राइट। करके एक मूवी आई थी, उसका एल्बम बहुत पसंद है. रोजा का एल्बम बहुत पसंद है. वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल। फिर देवडी का एल्बम बहुत पसंद है. फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर का एल्बम बहुत पसंद है. तो ग्रेट। ऐसे मेरे को एल्बम्स पसंद है. Hi everyone, good evening all of you and welcome to another episode of the Geet Dhaliwal show. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं एंड आज I'll be taking a musician and percussionist and TEDx speaker Ujjwal Kumar into this live session. So before starting today's session, I want कि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि उज्जवल कुमार कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है. सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सुपर टैलेंटेड हैं एंड उज्जवल कुमार इनका नाम है. म्यूजिशियन है, परकशनिस्ट हैं एंड टेडेक्स स्पीकर हैं. उज्जवल बेसिकली न्यू दिल्ली से हैं एंड ही इज इनटू म्यूजिक फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स. बेसिकली वो क्लासिकली ट्रेन्ड हैं तबला में एंड धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्किल्स ट्रांसफॉर्म की एंड ऑलमोस्ट अभी वो 20 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, विच इज लाइक अ वंडरफुल थिंग. एंड ही इज करंटली प्लेइंग घाटम, एक इंस्ट्रूमेंट है उसे प्ले करते हैं जो वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग प्ले करते हैं. एंड ही इज लाइक वेरी फ्यू, ही इज अमंग वेरी फ्यू परकशनिस्ट जो इस फॉर्म को प्ले करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं एंड स्पेशली इसमें एक फ्यूजन लेके आते हैं, राइट? सो आज हम उज्जवल के साथ बहुत सारी बातचीत करेंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट मी ऐड आवर टुडेज गेस्ट, सुपर टैलेंटेड, सुपर अमेजिंग उज्जवल कुमार, म्यूजिशियन, परकशनिस्ट एंड TEDx speaker into this live session. Hi Ujjwal, how are you? I'm good. How are you? How is everyone I'm doing? also good. Right, good. So Thank you Ujjwal, for सबसे पहले welcome to the show. hmm. Right. Thank you so much for that lovely introduction. I just want हाँ, please go on. Welcome. Right. And Ujjwal, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि like how are you doing? क्या हाल चाल है आपके? It's good. मतलब जैसे हम सब लोग अभी रह रहे हैं वैसे ही मैं भी रह रहा हूँ. The one thing that I have is music. तो मतलब it definitely helps. I think कोई भी यहाँ पे अगर आर्ट में कुछ भी कर रहा है, I think especially during a difficult time, it really helps you, to calm yourself down. And similar experience can be, attained through meditation and other exercise से भी लोग same calmness feel कर पाते हैं. So yeah, I think that has been helping me during this difficult time. Yes. Right. And Ujjwal, क्योंकि आज का जो सेशन है अगेन that is very special because घाटम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप स्किल्ड हैं, ट्रेन्ड हैं एंड मुझे ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज जब मैंने ऑनेस्टली सर्च किया इंटरनेट पे कि एक्चुअल में जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की आपके प्रोफाइल के बारे में एंड व्हेन आई सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो आई सॉ कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और इसे बजाते हैं. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि किस तरीके से बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में से आपने सिर्फ घाटम को ही क्यों चूज किया एंड लाइक अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? ओके. तो सबसे पहली चीज मतलब शायद आपने कहीं मेरे किसी डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कि मैं कंटेम्प्रेरी स्टाइल बजाता हूँ घटम का, राइट? वो जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ. सो घटम एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कर्नाटिक म्यूजिक में यूज होता है. सो कर्नाटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल, ये हमारे दो क्लासिकल म्यूजिक है इंडिया में जो प्रेवलेंट है. बाकी फोक म्यूजिक है, रीजनल म्यूजिक है, वो सब है. बट अगर आप सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, सो देयर इज हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड देयर इज कर्नाटिक. सो घटम इज वन ऑफ द प्राइमरी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स. परकशन इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होगा कि जो भी रिदम वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, तबला, ढोलक, right? So ghatam and mridangam are like two instruments which are very prevalent in Carnatic music, and they're used as a primary percussion or supporting instrument.
मैं राइट। दिल्ली से हूँ। मेरा कोई कोई भी कनेक्शन कर्नाटिक म्यूजिक से नहीं है, ना मैंने सीखा है ना मेरे को पता था इसके बारे में। तो मेरा तो ये था कि मतलब मैं ड्रम्स बजाता था, ठीक है। उससे पहले मैं तबला बजाता था, बट लाइक टीनेज में आने के बाद मेरे को भी कूल बनना था बाकी सब लोगों की तरह, तो आई आई पिक्ड अप ड्रम्स एंड आई वांटेड टू बी इन अ बैंड। उसी टाइम पे वो रॉक ऑन मूवी भी आई थी, तो मेरे को बहुत शौक चढ़ गया था कि मेरे को बैंड में रहना है और मेरे को ड्रम्स बजाने हैं। तबला राइट। तबला तबला बजाने वाले अब कूल हुए हैं, उस टाइम पे इतने कूल नहीं होते थे। I'm इतने talking कूल about नहीं। 2000, 2008, 2009. So I wanted to be in राइट। a band. I wanted to play drums, and I explored drums for a good part of 10 years. I spent ओके। and devoted my time into learning drums. And drums से मैंने एक चीज सीखा है कि आप खुद से म्यूजिक कैसे सीख सकते हो। ओके। ठीक है। ड्रम्स में मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया। आई डिड नॉट हैव एनी टीचर। और उस टाइम पे तो मतलब साइबर कैफे जाके आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे। और क्योंकि आप साइबर कैफे जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, तो एक एक मिनट उस वीडियो का आपके लिए बहुत कीमती होता था, बिकॉज उसके लिए आप पैसे देते हो। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो अभी अगर मैं कोई नई चीज सीखता हूँ ना, तो मोबाइल पे यूट्यूब है, लैपटॉप पे भी यूट्यूब है, हर जगह मतलब यू हैव सच ग्रेट एक्सेस। कभी कभी ये जो ग्रेट एक्सेस है ना, ये आपका मतलब हेल्प करने के बजाय कभी कभी आपको थोड़ा लेजी भी बना देता है कि ठीक है कल देख लेंगे ना, कल भी तो देख सकते हैं। But एग्जैक्टली। when I used to learn drums, I used to learn it from YouTube, and it was a very regular experience. मेरे घर से कुछ 1 किलोमीटर मेरे को वॉक करके जाना पड़ता था। उस टाइम पे दसवीं में था मैं। I was in 10th grade. So I used to ओके। walk there. I used to come back every evening. I would pick up a lesson, and then when I come back, I would practice that on my drum kit. So that entire exercise made me understand that one can learn music on their own, and one can really learn, like really get into it. ऐसा नहीं कि आप एक कैजुअल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ही बन सकते हो। मैंने काफी शोज करे ड्रम्स के साथ। बट वो जो एक मेरा जो पार्ट था ना कि आप खुद से कुछ सीख सकते हो, खुद से आप म्यूजिक सीख सकते हो, दैट हैज राइट। रियली हेल्प मी इन इन अंडरस्टैंडिंग द घटम एंड द साउंड्स ऑफ घटम। सो ड्रम्स के साथ मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं कहीं घूमने जाता था तो मैं अपना इंस्ट्रूमेंट कैरी नहीं कर सकता था। ठीक है। और मैं कभी भी जाता था, कोई भी पहाड़ वहाड़ में कभी गए, वहां पे गिटार लेके एक लड़का निकल आया, मैंने कहा यार ये तो गिटार लेके आ गया, मैं ड्रम्स कहाँ लेके जाऊं। ठीक है। तो आई मीन इट वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम वाज जब भी मैं ड्रम्स बजाता था तो मेरे नेबर्स बाहर निकल जाते थे घर से देखने के लिए कि क्या ये चल क्या रहा है, मतलब कहाँ से आवाज आ रही है। पुलिस आ रखी है 2 बार मेरे घर पे ड्रम्स की वजह से। ओह सीरियसली। या it is actually very loud, like it is as loud, मतलब आप मान लीजिए कि अगर आप एक 10 या 12 मंजिले बिल्डिंग में अगर आप रह रहे हैं तो आसपास के 5-6 बिल्डिंग में आवाज जाती है। सो इट्स दैट लाउड एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। उनको लगता है ठीक है लाउड होगा, कितना लाउड होगा ये जब आप सुनते हो ड्रम्स को तब आपको समझ में आता है। तो ये जो प्रॉब्लम था ना, ये इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो आई वांटेड अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट एंड आई वाज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। आई हैड प्लेड तबला बचपन में, बट मेरा एकदम हाथ प्रैक्टिस से एकदम बाहर हो चुका था, बहुत पुरानी बात थी। ऐसे ही करते करते एक बार क्या हुआ, मेरे कॉलेज में एक डायरेक्टर थे, प्ले डायरेक्टर थे, स्टेज प्ले करवाते थे। उनको एक म्यूजिशियन चाहिए था कि वो प्ले का बैकग्राउंड में आवाज दे, कुछ साउंड इफेक्ट दे। ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं तो मतलब तब मैं घटम नहीं बजाता था, मैं ड्रम ड्रम बजाता था और कॉलेज में थोड़ा बहुत जेम्बे बजा लिया, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा लिया, मतलब वो वही वाला हाल था कि मतलब जैक ऑफ ऑल वाला सीन था। तो राइट। मैंने कहा हाँ सर, I'll play some, I know some instruments, I'll play some instruments, I'll figure out, maybe I'll even go and shop for some new instruments, just to give that sound effect. So ओके। उसी होड़ में मैं निकला, दरियागंज गया। If you know about Delhi, दरियागंज is the old part of Delhi where there is एक पूरा लाइन है म्यूजिक शॉप का। तो उसमें मैंने हर म्यूजिक शॉप में देख रहा था यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये शेकर ले लेते हैं, इससे ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, इससे ये वाला ओके। इफेक्ट आ जाएगा। उसी इफेक्ट के चक्कर में आई सॉ दिस पॉट बीइंग देयर, हमने कि ये क्या कर रहा है म्यूजिक शॉप पे। दैट टाइम माय अवेयरनेस वाज एज मच एज एनीवन हु लिसंस टू घटम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड उन्होंने कहा कि ये भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में। मैंने कई बार जरा इसको उतार के दिखाई, और एंड उन्होंने रखा अपने टेबल पे मेरे को दिखाने के लिए। मैंने पहली बार बजाया, 2012 की बात है ये, पहली बार मैंने बजाया। ओके। एंड जस्ट दैट साउंड, नो, मैंने जब ड्रम्स पहली बार बजाया था ना, तो दिल पे छुआ था मेरे को आवाज, और मैंने कहा अब ड्रम्स बजाऊंगा, अब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना मेरे को। घटम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब पहली बार उस पर हाथ लगाया, पहली बार मैंने उसको ऐसे उंगलियों से बजाया, इट जस्ट हिट मी। आई डिड नॉट इवन नो द नेम, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा बस इसको तो आप पैक कर दीजिए। उस प्ले में मैंने वो घटम ही बजाया, मैंने और कोई इफेक्ट्स नहीं यूज करे। मैंने पूरा का पूरा प्ले, 1 घंटे का प्ले था, एंड इट वाज अ कॉमिकल प्ले। तो ओके। जैसे आपके सुरेंद्र पाजी वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में करते हैं, सिमिलर टू राइट। दैट, बट कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं था उसमें। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई चल रहा है, चलते चलते गिर गया, तो गिर उसमें गया। मैं आई वाज गिविंग द रिदम। एंड घटम का जो साउंड डायनामिक्स है ना, वो बहुत अच्छा है, तो उसमें मैं काफी तरीके की आवाजें निकालने गया। तो क्योंकि मैं एक प्ले के लिए म्यूजिक दे रहा था ना,
और मैंने सोचा कि मैं सिर्फ घटम पे ही दूंगा। उस चक्कर में घटम के हर एक कोने से क्या क्या आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। कभी मैंने अपने नकल से बजा दिया, कभी मैंने अपने फिंगर से कहीं बजा दिया, कभी मैंने ऊपर बजा दिया, कभी नीचे बजा दिया, कभी उठा लिया हवा में। तो मतलब आई एक्सपेरिमेंटेड विद द साउंड्स ऑफ घटम। Okay. So when I came back, and then I just started playing and learning by myself. So I started exploring the sounds of Ghatam, and at the same time, I started researching about the instrument online. And then I got to know that it's a classical instrument. It's Right. from Carnatic music, and there are amazing Carnatic musicians who play Ghatam. And I'll definitely not ever get to that level because वो बचपन से बजा रहे हैं. And you know they are from musical families. They're trained and they're very well versed also. मैंने कहा अब क्या करें? वही जो ड्रम्स के साथ किया था, खुद से चल पड़े, खुद से सीखने लग गए, खुद से बजाने लग गए। बट बताइए 2012 की वो बात थी और 2019 में मैंने अपना पहला घटम वीडियो अपलोड किया है। इट टुक मी 7 years टू कम टू अ पॉइंट वेयर आई एक्चुअली थॉट दिस कुड बी अ थिंग। And yeah, I guess during this time I was also working. So I'm not a full-time musician. I work as a product designer, senior product designer. I'm handling a team of designers. So हाँ मतलब मैं म्यूजिक फुल टाइम करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ, पर इंडिया है, practicality hits you and I'm like what 28 तो you know ये भी चीजें रखनी पड़ती है। And design is also something that I'm very passionate about. But अगर घटम की जर्नी देखा जाए तो जो बीच में वो 7 साल का गैप है वो इसी वजह से आया क्योंकि वो 7 साल में नौकरी ही में पूरा मग्न था। अभी भी कर रहा हूँ बट अब ऐसा हो गया कि it is at a certain level where I'm able to take out time at least on Saturdays and Sundays that I'm able to do music. Great, wonderful. So somehow I can see कि जो अब तक की जर्नी रही है वो काफी ups and downs रहे होंगे definitely, and somehow towards the passion, towards the job. So, but definitely somehow like part of your heart is more towards your passion thing. या आई थिंक जितने टाइम मैं नौकरी कर रहा था बिना म्यूजिक के ना उतने टाइम मैं अच्छे से नौकरी भी नहीं कर पा रहा था। और ये मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि ना आपका जो प्यार है ना मतलब चाहे वो आप किसी इंसान से करो, वैसे इंसान से इंसान प्यार करते तो उसमें पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है इतना मतलब if you love something so much, if you're very passionate about something, that translates into multiple levels in your life. Because Exactly. क्या होता है ना कि मैंने बहुत लोगों के साथ ये चीज देखा है कि लोगों का बर्नआउट एक तो बहुत होता है कॉर्पोरेट में, ठीक So है true. कि है ना। दूसरा चीज ये है कि क्योंकि वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं एंड बहुत लोगों के पास हो सकता है टाइम ना हो बट कोई भी एक चीज आपको करनी चाहिए उसके अलावा। आई एम नॉट सेइंग इतना ऐसा फुल टाइम आप म्यूजिक फॉलो करो बट देयर शुड बी समथिंग बिकॉज अगर सिर्फ जॉब आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होगा ना तो आप जॉब से एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करने लग जाओगे। और ये सेम चीज आप जॉब के साथ करते हो, आप अपने रिलेशनशिप में भी करते हो कि आपने सबसे कट ऑफ कर दिया, आप बस एक इंसान से एक्सपेक्ट करें वही आपको खुशी देगा, वही आपको फ्रेंडशिप भी देगा, मतलब एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम वन पर्सन। सो this and I've talked about this concept of having different buckets of happiness so that you never, if one bucket falters या एक किसी बाल्टी में आपके छेद हो गया तो ये नहीं है कि आपका सारा पानी निकल जाएगा, बाकी बाल्टी में है पानी थोड़ा। So this way it's distributed and passion is of course something that I think when it came back to me in 2019 it has really developed me as a better human being and I feel more connected to myself more than ever. तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है। Great, wonderful. So Ujjwal, like normally हम लोग देखते हैं like you have हम जब पैशन की बात करते हैं राइट, इधर या तो हमारी फैमिली में से कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका बैकग्राउंड होता है, इस वजह से हमें उस चीज में पर्टिकुलर इंटरेस्ट आता है राइट। सो आपकी फैमिली में कोई था जिनको म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार था एंड दैट्स व्हाई कि आप में भी वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि नहीं मुझे भी सीखना चाहिए, या फिर ये स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम के ड्यूरिंग आपको लगा कि यार दिस इज समथिंग कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे करते हैं? तो मेरी जो मम्मी है ना मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने 5 साल उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा था। ओह वाओ। और जब वो क्लासिकल म्यूजिक सीख रही थी ना तो उनके जो सर आते थे म्यूजिक सिखाने के लिए, घर पे ही आते थे उस टाइम पे, तो वो एक तबला बजाते थे उनको संगत देने के लिए। उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया, मतलब 5 साल बाद उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया, उनकी शादी वादी हो गई, म्यूजिक बहुत पीछे रह गया। बट जो वो तबला बजाते थे सर, वो मम्मी का तबला था जो वो बजाते थे, और वो मिट्टी का तबला था। मिट्टी के तबले अब आते नहीं है, अब मोस्टली लाइक स्टील या उसका आता है। उन्होंने मम्मी ने संभाल के रख दिया और सोचा कि अगर मेरा बच्चा जब भी पैदा होगा उसको मैं तबला सिखाऊंगी। मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो गया था इसको तबला तो सिखवाना ही सिखवाना है। तो बस इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब कि मेरे को पता था कि ये तबला जो ऊपर रखा हुआ है ना ये बजाना मेरे को, ये नीचे कब आएगा, बस उसी का इंतजार था।
So I think my mother, I wouldn't say she is from a musical family or anything. Like I wouldn't say I'm from a musical family. उसमें ये होता है ना कि full time कोई music pursue करे वो तब भी सीख रही होती है. But the passion that उनका जो level of interest था कि मेरे को अपने बच्चे से ये music करवाना है, वो कहीं ना कहीं मेरे को वहां तक तो ले आया जहां से फिर आगे मैं खुद बढ़ने लग गया. Great. And I think this was something, you know, एक आपके बारे में ऐसा फैक्ट था that आपकी जितनी भी ऑडियंस है जो आपको सपोर्ट करती है, even they were not aware. So everybody was like, this we didn't know. What? अच्छा हाँ. Like, So अच्छा, I'll tell you one thing. Because I go live so frequently, right? And I know the audience is going to be the same every time. अब मैं सेम बात अगर हर बार बोलूंगा तो वो भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे क्या है, तो सेम बात करते रहते हैं. तो अभी आपसे बात करते करते मैं भी अपने ना उन गहराइयों में जा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि exactly. क्या कौन सी वाली बात मैंने अभी तक नहीं बताई है. सो दैट्स जस्ट आई एम इंटेंशनली ट्राइंग टू डू कि वो और भी चीजें बताऊं. तो हाँ. Great, wonderful. And like Ujjwal, I just want to know, like you know, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, mostly these days people go for modern instruments like guitar है या इन तरीके से हैं. क्लासिकल या जिस तरीके से आप जो घाटम प्ले करते हैं, ये अगेन क्लासिकल में आ जाता है, राइट? एंड अभी तो आप उसमें बहुत एक फ्यूजन व्यू पॉइंट से करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें ये पूछना चाहती हूँ कि कभी ये नहीं सोचा कॉलेज वगैरह में कि यू नो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाते हैं एंड अगेन फिर आप मतलब घाटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है. एंड सेकंड इज लाइक यू नो जब हम ये फ्यूजन वाला आइडिया कहाँ से आया कि इसके साथ थोड़ा सा फ्यूजन करते हैं? बिकॉज मैंने जब देखा आपके बारे में, आई वाज रीडिंग एंड डिड अ रिसर्च, तो उसमें था कि लाइक यू आर वन ऑफ द सच पीपल जो इस तरीके से आर्ट फॉर्म में ये फ्यूजन लेके आए हैं. So that is quite interesting and I really want to know about that. ठीक है. तो जो आपका पहला सवाल था ना, वो तो मैं आपको आंसर एक्चुअली दे चुका हूँ कि ये ऑलरेडी मेरे साथ हो गया. द पॉइंट लोगों के साथ ये शायद उनके 23, 24, 25 में होता है या 21, 22 में होता है. मेरे साथ ये जब मैं 16 साल का था तभी हो गया था कि मेरे को तबला, अब मेरे को तबला नहीं बजाना, अब मेरे को बैंड में जाना है. तो आई काइंड ऑफ लिव्ड आउट दैट फेज एज वेल. मतलब that phase definitely happened. I got attracted to Western instruments, but after going through that journey, you know, I kind of came back. जैसे भी कह लीजिए, मतलब अब मैं तो आपको बहुत सिचुएशनल बताया ना कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ. बट आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछें कि will you prefer to play something like the ghatam or would you want to, you know, go back to drums, I would always tell you कि नहीं यार, I think I've found my place. And जितना मैं म्यूजिक में घुसते जा रहा हूँ, जितना मैं इसके बारे में जानते जा रहा हूँ, उतना मुझे ये भी पता चल रहा है कि हमारे देश का जो कल्चर है ना, चाहे आप कुछ भी, कितना भी आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आप लेके आ जाओ, बट जो हमारा जो डेप्थ ऑफ नॉलेज और कल्चर है उतना नहीं मिलता आपको कहीं. लोग कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं इंडिया में ये सब चीजें सीखने के लिए. आप यहाँ रह रहे हो तो एक्सप्लोर करो यार. एंड आई थिंक अभी कुछ टाइम बाद ना जो कूल है ना, कूल का डेफिनेशन इज एवर इवॉल्विंग. I think at this point of time, anything which is authentic is cool. Anything which is a copy of something is not cool anymore. It used to be cool when there was ये इंटरनेट का एक्सप्लोजन नहीं हुआ था. अभी इंटरनेट के एक्सप्लोजन में क्या हुआ है, एक रील बनता है, उस पे 1.5 लाख रील्स बन जाते, सेम चीज करते हुए. कितना लाइफ होगा इसका? ठीक है, अभी नया फीचर आया, बहुत अच्छी बात है. कितना लाइफ होगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल? 5 साल भी नहीं होगा. 1 साल बाद खत्म हो जाएगा. उसके बाद लोग ऑथेंटिसिटी देखेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द कूल. द सेकंड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, तो मतलब घटम के साथ मेरे को पता था कि यू नो आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट समथिंग जो पहले शायद लोगों ने नहीं देखा है. राइट. तो मेरा एक सोचना ये था कि क्लासिकल म्यूजिक, मतलब मैं नहीं बोलूंगा अभी ऐसा है, बट एटलीस्ट 2 साल पहले मेरे को ऐसा फील हुआ कि एकदम से अगर हम प्योर क्लासिकल किसी को भी सुनाएंगे ना, तो वो इंसान थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है, थोड़ा पहले ही पीछे हट जाता है कि नहीं ये नहीं अच्छा लगता है हमको. ठीक है, आधे दोस्तों जिनसे मैं पूछता हूँ आपको क्लासिकल म्यूजिक कैसा लगता है, बोरिंग सा लगता है. मुझे तुमने कभी सुना भी है क्लासिकल म्यूजिक तमीज से? नहीं सुना, क्योंकि वो पहले ही डर जाते हैं. तो माय पॉइंट वाज, कैन आई प्रेजेंट दिस इन अ फॉर्म व्हिच इज सो घटम इज माय थिंग, राइट? And the songs that I play Ghatam on, those are the things that people are aware of. So this is kind of meeting in the middle ground, creating a space which is not too unfamiliar. There is a certain familiarity and there is the new element. So from the content point of view, that works.
द अदर थिंग इज मैं बहुत म्यूजिक सुनता हूँ, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनता हूँ। आई वुड से 5 साल पहले तक ना मैं मतलब पॉप म्यूजिक को ना रख रख के गाली देता था कि क्या है ये। ठीक है, मतलब ओके। व्हाट इज दिस, हाउ कैन म्यूजिक बी सो बैड। And I would say that I was being stupid at a certain level, because any form of music is not bad। मतलब हर जॉनर में किसी एक पूरे जॉनर को कैटेगराइज नहीं कर सकते, वो स्टीरियोटाइप करना वाली बात हो गई। तो फिर मैंने अपना दिमाग थोड़ा खोला कि नहीं उज्जवल, ऐसे नहीं होता है, सब म्यूजिक सुनो। फिर मैं पंजाबी म्यूजिक सुनने लगा, मैंने कहा ये तो अच्छा है, इस पे डांस किया जा सकता है। मेरे को डांस करना नहीं आता, बट आई काइंड ऑफ ओपन माई सेल्फ अप to the possibilities of creating music with all genres of music. And then this idea came that I wanted to take the Ghatam to the world. And if I'm taking the Ghatam to the world, then I have to collaborate with the world. And the world obviously starts at home. So I first need to collaborate with all kinds of folk music, all kinds of pop music, all kinds of music, any form of music. I play on Rajasthani folk songs. I try to play on regional songs as well. I play on, so किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी जॉनर में कोई भी अच्छा गाना लगता है, मैं उसके साथ बजाता हूँ। तो यही है, और यही कोशिश है मेरी कि मैं इसको कितना और इंटीग्रेट कर सकता हूँ बाकी फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक के साथ, ताकि और लोग जुड़े। बिकॉज किसी भी नए फॉर्म के साथ कोलैबोरेट करूंगा तो जो उसकी ऑडियंस होगी वो भी सुनेगी, अच्छा ये घटम है, लाइक दैट इज बीन हैपनिंग। आई प्ले ऑन अ तेलुगु सॉन्ग, तेलुगु ऑडियंस आ जाती है, देन दे गेट टू हियर पटाका गुड्डी एज वेल, राइट? So this is kind of the thing, like you collaborate with something, then you kind of pull people from there as well. तो यही तरीका है, यही यही सोच है मतलब अभी तक। सो लाइक आजकल अगर उज्जवल हम बात करें, जिस तरीके से हम फैशन की बात करते हैं, फैशन इतनी जल्दी क्विकली चेंज हो जाता है। कपड़ों की हम बात करें, इतना फास्ट फॉरवर्ड फैशन है, राइट? सेम म्यूजिक में भी वही चीज चल रही है कि आजकल इतना नया म्यूजिक आ रहा है बहुत क्विकली। अगेन जैसे आपने बोला कि कोई चीज कितने टाइम तक सस्टेन करेगी, बहुत ही क्विकली चेंज हो रहे हैं। एंड आजकल म्यूजिक अलग अलग तरीके का म्यूजिक आ रहा है। सो व्हाट इज काइंड ऑफ योर म्यूजिक एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दिस थिंग जो आजकल म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज मैं पर्सनली बताऊं, कुछ म्यूजिक जो मतलब मैं सुनती हूँ या लिरिक्स देखते हैं हम, या फिर जो एक रीमिक्स वर्जन है, समहाउ आई रियली डोंट लाइक दैट थिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि एक ओरिजिनलिटी को हम रून कर देते हैं। सो लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दिस न्यू फास्ट फॉरवर्ड फैशन काइंड ऑफ म्यूजिक जो क्विकली चेंज हो रहा है या रिमिक्स में है? सो रीमिक्स की जहां तक मैं बात करूं या पॉप म्यूजिक की जहां तक बात करूं, आई थिंक कोई भी चीज अगर बहुत जल्दी पॉपुलर होती है ना, तो वो बहुत जल्दी गिरती है। आई थिंक वो जो कर्व है ना, वो वही है, कोरोना वाला कर्व ही एकदम से आया, चला गया। खैर, लेट्स नॉट मेक टॉक अबाउट दैट, बट आई थिंक I've realized that शेल्फ टाइम इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई चीज आपको धीरे धीरे पसंद आने लगती है ना, तो वो बहुत बहुत टाइम तक रहती है। आई थिंक कोल्डप्ले जो भी सुनता था पहले, सुनता था, आज भी सुनते आ रहे हैं। कोल्डप्ले नहीं गया, जगजीत सिंह नहीं गए। मतलब जगजीत सिंह को कितना टाइम हो गया है यार, आज तक जगजीत सिंह सुनते हैं तो लगता है कि कुछ नया सुन रहे हैं। एंड दैट इज द थिंग, देयर विल ऑलवेज बी टू काइंड्स ऑफ म्यूजिक, one which will have a lot of depth and layers. So every time you listen to that music, you will feel like you're listening to a new song. It's the same song, but there's another part of or layer of that song that you did not get the last time you heard it, but इस बार आपको सुन गया। और जो ये अपना जो पॉप म्यूजिक है, जो एकदम से वायरल वाला जो म्यूजिक है ना, उसमें बस उतना ही है। उसको आप कितना, मतलब ठीक है, आप क्लब में जाके सुन लोगे उस गाने को, डांस कर लोगे, डांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कितनी बार आप उसको ऑन रिपीट सुनोगे? ऑन रिपीट आप कौन सी चीजें सुनते हो, कितनी बार सुनते हो? सो लाइक दीज आर द थिंग्स दैट काइंड ऑफ डिफाइन। सो अब I will give another analogy. मतलब Mission Impossible is a very good movie, no doubt. But how many times will you watch Mission Impossible and how many times will you watch Interstellar? If you talk about these comparisons, if you've seen both the films, there is a clear distinction. Interstellar में कितनी बार देख चुका हूँ, मेरे को अभी भी लगता है कि ठीक है, एक बार और देखते कुछ और नया पता चलेगा। And क्लासिकल म्यूजिक में भी ना कुछ ऐसा होता है, या जो भी गजल्स अगर आप सुने या कवाली सुने, या जो थोड़ी ऑथेंटिक फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक है ना, उसको आप बार बार सुनेंगे ना, तो बार बार उसका एक नया फ्लेवर आपके सामने बाहर आता है। तो आई थिंक अभी ठीक है, अभी जो भी चल रहा है, बट सस्टेन वही करेंगे। आज से 10 साल बाद ना लोग फिर तब भी जगजीत सिंह जी के बारे में ही बात कर रहे होंगे, तब भी ओल्ड इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक के बारे में बात हो रही होगी, और अभी जितने पॉप आर्टिस्ट है वो पता नहीं याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे। राइट, राइट। एंड लाइक उज्जवल, मैं पर्सनली अगर बात करूं तो ऑनेस्टली जो 90s का म्यूजिक है, राइट,
वो इतना सदाबहार है, या उससे पहले 80s का जो हमारा म्यूजिक है वो इतना रिच है। इंडियन म्यूजिक अगर हम बात करें, हमें उनकी लिरिक्स तक याद हैं। जो 90s बॉर्न है, स्पेशली सच पीपल, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ 90s म्यूजिक। उसकी एक खूबसूरती ही अलग है, जो आजकल के ना तो आपको म्यूजिक में नजर आएगी कुछ, अपार्ट फ्रॉम देर आर सर्टन एक्सेप्शंस डेफिनेटली, बट ना तो आपको आजकल के सॉन्ग्स में नजर आएगी, ना ही वो म्यूजिक में नजर आएगी। सो व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल फेवरेट, व्हाट वुड यू प्रेफर? आपको 90s के गाने ज्यादा पसंद आते हैं, या उनसे 80s में 70s का आपको लाइक काइंड ऑफ म्यूजिक यू रियली लव टू लिसन? ए आर रहमान का जो एरा है ना, वो एक सॉर्ट ऑफ एक गैप बनाता है। ए आर रहमान के एरा में ही स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, he started using mass production. So A.R. Rahman. So when we talk about the music of today, so let's have these different segments. I'm मतलब barring these few of the directors, जैसे अमित त्रिवेदी जी का म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद है. A.R. Rahman is still making music and his music is still सदाबहार only. But barring these few, and I might have missed some names, barring these few people who are actually still making that effort, a lot of other people are using templates. टेम्पलेट्स बोले तो मतलब सेट है कि ये वाला रिदम आएगा, ये वाला बेस लाइन आएगा, ये वाला ये आएगा, और इस पे एक गाना बना दिया, दूसरा गाना बना दिया, 30 गाने बना दिए, 50 गाने बना दिए, और अब ऐसा लगता है सारे गाने एक जैसे क्यों लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो टेम्पलेटाइज हो रखा है, ठीक है। वहां पे ना, और ये जो एक फेज आया था रीमिक्स बनाने का, अभी अभी वाला फेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2000, अभी वाला जो फेज आया था, हर गाने का रीमेक बन रहा है। फिर जब वो एक कौन सा यार रहमान का गाना था ना, मसक अली, उसका जो रीमेक बना, नहीं गेंदा फूल या मसक अली, का आया था अभी शायद रिसेंटली, उसका रीमेक बना था। हाँ, तो मसक अली का तो मेरा भी दिमाग घूम गया कि यार ऐसे गाने को तुम कैसे बर्बाद कर सकते हो, क्यों? तो एनीवेज, ये जो टेम्पलेट वाला फेज है, जो ए आर रहमान वाला फेज था, या प्री ए आर रहमान फेज, मतलब 90 से पहले क्या था, 90 से पहले आई वुड से देयर वाज लाइव ऑर्केस्ट्रा प्ले, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स वर बीइंग प्लेड, live orchestra was playing, and every bit of the music that you heard, that was recorded live in a studio. ऐसा नहीं था कि एक मेरे पास ढोलक का वेव फाइल है, वो मैंने डाल दिया इसमें कि वो ढोलक इसमें भी यूज हुआ है, इसमें भी यूज है, there's nothing bad about that. But A.R. रहमान ने क्या करा, उसी चीज को और ज्यादा काइंड ऑफ एक्सप्लोर करा और उसको मर्ज करा टेक्नोलॉजी के साथ. He used the newer techniques in production, and he created a beautiful space, sound space. जितना ग्रैंड ए आर रहमान के गाने थे, उतने ग्रैंड गाने कभी आए नहीं थे. वो ग्रैंडनेस कहाँ से आया? There were still live musicians, playing live music, but then he used the technology in a way that it made that whole grand experience happen. But then उसके बाद से जो ये अपना जो टेम्पलेट वाला जो फेज आया है, ये वाला फेज बस लाइव म्यूजिक को हटा दिया. लाइव कुछ भी नहीं होता अब, लाइव बस वोकल्स होते हैं, वो वोकल्स भी लाइव होके उसके बाद इतने इफेक्ट्स डल जाते हैं कि आप पता नहीं कर सकते हो कि कौन सा सुर कब किधर गया, कुछ समझ में नहीं आता मतलब. और सबसे बेकार लगता है कि फिर जब वो सेम सिंगर, मतलब आई ठीक है, मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ तो मैं मतलब आई वुड नॉट टेक एनी नेम्स, बट आई वुड जस्ट टेल यू, वो सेम सिंगर, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा इफेक्ट डाल दिया उस गाने में, उसको आप उसको वो क्या, उसको तो सोनू निगम जी भी लाइव नहीं गा सकते, आप छोड़ दो उनको, उसको सोनू निगम भी लाइव नहीं गा सकते, बिकॉज वो अननेचुरल है, मतलब उस तरीके का टोन और क्वालिटी. वो जाते हैं शोज पे, वहां पे बैकग्राउंड में गाना चला देते हैं, माइक ऐसे रखते हैं और बीच में खांसी आ जाती है उनको, या माइक गिर जाता है, फिर पता चल जाता है, फिर लोग यूट्यूब पे कमेंट्स कि इन्होंने तो लिपसिंग कर रखा है, लिपसिंग किया है. एनीवे, सो लाइक these things, I don't know, I mean, authenticity, again, I'll come back to the same point. The moment we have authenticity in music, and that is what we had throughout the era before electronic and equipment, technology became such a massive part that it replaced the human factor in music. So वही authenticity, and it will come back. Like Amit Trivedi, if you look at it, he's one of the modern directors. What is he doing? He's bringing out folk music into the scene. And that's, I think, one of the most beautiful things to do. That is utilizing technology in a way that it's actually helping create better music. Right. तो उज्जवल, यहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी की बात की. सोशल मीडिया दीज डेज इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, राइट? बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं, स्पेशली आप किसी भी फील्ड से लगाएं आप, या आप जिस भी टैलेंट में हैं, बहुत सारे लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा रिकॉग्निशन मिला है. इफ यू टॉक अबाउट लास्ट ईयर, यश राज जो हैं, उनका लाइक ही इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, राइट? एंड पहले कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, इतनी रिकॉग्निशन नहीं थी, बट अगेन उनका एक गाना वायरल हुआ.
and now he is like among very renowned people, I can say. So what is your take on this कि social media कितना contribution कर रहा है right content को push करने में, या फिर मैं कहूंगी कितनी एक काइंड ऑफ सोशल मीडिया एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों तक अपने आर्ट को या अपने उस फॉर्म को पहुंचा सकते हो. हम्म. आप किस तरीके से इसको मेरिट्स देखते हो और डीमेरिट्स देखते हो सोशल मीडिया इन दोनों लाइक पर्सपेक्टिव्स में? Like, is it being more definitely benefits भी हैं? So what is your take on this? तो पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि आर्टिस्ट लोगों को ओवरवेलम नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया से. मतलब सोशल मीडिया को आप, और बहुत मुश्किल है ये मेंटली ये चीज करना कि आप उसको एज अ बोनस देखो, उसको एज अ प्राइमरी सोर्स में देखो. मतलब मैं खुद बहुत गलतियां करता हूँ कि मैं कोई वीडियो पे मेहनत करता हूँ, उस पर लाइक्स नहीं आए और फिर मेरे को लगता है शिट मैं तो बहुत ही खराब आर्टिस्ट हूँ. सो दीज थिंग्स हैपन एंड दीज थिंग्स दैट वी आर सपोज्ड टू लर्न टू कंट्रोल. बट Right. एट द एंड ऑफ द डे आज की डेट में एक म्यूजिशियन अपना म्यूजिक रिलीज कर पा रहा है बिना टी सीरीज के, बिना सोनी म्यूजिक के, बिना जी म्यूजिक के. और वो कैसे Okay. रिलीज कर पा रहा है? ना किसी माइक से ना कुछ, बस एक फोन चाहिए. फोन से उसने वीडियो बनाया, वीडियो बना के उसने रील डाल दिया या आईजीटीवी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, और वो वीडियो को इतने लोगों ने देखा. क्या ये पहले कभी पॉसिबल था? नहीं था. सो दिस पार्ट ऑफ सोशल मीडिया इज ग्रेट. But then comes, because it is empowering so many people, it is empowering people, right? Right. It is empowering a normal person to be somebody. But Exactly. of course, that is the pro and that is the con. Because it is empowering so many people, you have no control over the limit of how many people can create content. And the moment you put that limit, कि नहीं गंदा कंटेंट नहीं बनेगा, सिर्फ अच्छा कंटेंट बनेगा, ये लिमिट आप लगाओगे, वापस बना दोगे, वापस लेबल्स आ गए, वापस उन्होंने एक मोनोपोली बना दी, वापस वही चीज आ गई, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आ गया. सो ये जो एम्पावरमेंट है यही एक डबल एज सॉर्ड है यहाँ पे. बट अगर ये एम्पावरमेंट है तो हमें क्या इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करना चाहिए. हमें ठीक है, हम सोशल मीडिया को कितना भी गाली दे दे, ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं थी हमारे पास कि हम अपने फोन से वीडियो बना सकते थे और उसको अपलोड कर सकते थे और फिर कुछ हो सकता था. मतलब अच्छा हो बुरा हो, बट कुछ होना is a stage, is a platform enough for you to like go write about it. So what I encourage all the artists and all the creators out there is that learn how to do this well. Yeah. Learn the audience, learn as much as you can. This is a gamble at the end of the day, but you become a strong contender when you have done a lot of research, when you have understood कि मेरे को इस टाइम के बीच में अगर मैं अपलोड करूंगा तो शायद ज्यादा लोग देखेंगे. अगर मैं लोगों से शेयर करूंगा या ऐसे शेयर करूंगा या मैं इस तरीके से एक मैसेज लिखूंगा तो लोग इस लिंक को ज्यादा खोलेंगे. अगर इस वीडियो का मैं थंबनेल ऐसे बनाऊंगा, अच्छा मेरे को डिजाइन करना नहीं आता, कौन सा मेरा दोस्त है जो डिजाइन कर सकता है, ठीक है. मतलब इस तरीके की चीजें अगर लोग ज्यादा करने लगे तो उनका जो चांस ऑफ गेटिंग दैट सक्सेस slightly increases. I wouldn't say significantly increases, but it increases slightly. And make as much content as you can. And as bad as it would sound, but look at it from a content creator point of view. You are an artist, yes. Social media is that platform that you probably did not have, but now that you are here, start thinking like a content creator. Don't keep talking about मैं बस एक वीडियो डालूंगा एक साल में और वो वीडियो अगर हिट नहीं हुआ तो मैं अपना आर्ट छोड़ दूंगा. ये वाला अप्रोच कभी काम नहीं आएगा सोशल मीडिया पे. I've seen that with a lot of artists. They're very, very selective about their art. They're very selective about what they release. But I think this is how you kind of survive. At least this from my opinion. So consistency is again one of the factor which is very very important when it comes to connecting with your audience, and every time आप उनको कुछ नया देते हो या अपने end से जो भी आप create करते हो. More importantly, I would say कि knowing the audience, ना research वाला जो part है, वो वाला part, I think it is the most crucial part, which people fail to understand. उनको लगता है उनको जो अच्छा लग रहा है वही लोगों को भी अच्छा लग रहा है. But I wouldn't say कि सिर्फ audience के लिए create करो, but जैसे मैंने क्या करा, मेरे को तो घटम बजाना अच्छा लगता था. अब मैं बॉलीवुड पे बजाऊं या मैं इंग्लिश गानों पे बजाऊं या फिर मैं कोई ऐसे गाने पे बजाऊं जो किसी ने नहीं सुना, वो तो एक ऑप्शनल चीज था ना. मेरे को तो घटम बजाना था, मैं किसी भी चीज पे घटम बजा सकता हूँ. Literally, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. But that is the decision I took because I knew that if I do this, this will connect more with the audience. So similarly, if you try to understand the audience a little bit more, that's really going to help you.
So Ujjwal, like you have performed in a lot of आप live concerts करते हैं, live shows करते हैं. So if I talk about any memory which is very close to your heart, या आपको लगा हो कि इस live में perform करके आपको बहुत ही मजा आया, आपने audience के साथ बहुत ही connect किया. So do you have any such memory? यस, बहुत सारी हैं, बट एक मैं अभी 2019 में हुआ था ये। Okay. मैंने तब इंस्टाग्राम पे अपलोड करना ही स्टार्ट करा था। मेरा एक हम्म. कॉन्सर्ट था हिमाचल में, हाँ. और 2 दिन के लिए मेरे को लगातार बजाना था, लाइक आज भी था कल भी था करके, ऐसा था। मतलब नहीं Okay. नहीं, लगातार नहीं, मतलब कि हाँ. कंसेक्यूटिव डेज पे हाँ. था। Right. तो Got तीसरे दिन मैं थोड़ा बाहर निकल गया, मैंने कहा यार बहुत शो वो कर लिया, एंड इट वाज वेरी वेरी स्मॉल सेटअप, बिकॉज तब मेरे कोई फॉलोअर्स वगैरह भी नहीं थे, मतलब वो आई वाज जस्ट देयर, आई वाज प्लेइंग एट अ कैफे, छोटा सा कैफे। तीसरे दिन Okay. मैं अपना घटम लेके मैं ऐसे ही पहाड़ों में निकल गया कि मैं कोई मस्त सा वीडियो बनाऊंगा, Mm-hmm. एंड मैं ऐसे ही आई वाज strolling, and then I found a guy who is holding this big bag, and he also has an instrument. So I was in a place Okay. called Dharamkot. Dharamkot मेरे को नहीं पता था, Dharamkot is a hub for musicians. वहाँ पे Mm-hmm. बहुत सारे इंटरनेशनल म्यूजिशियंस आके रहते हैं इंस्पायर होने के लिए। मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ, और मैं वहाँ पे था। So he turns out to be a banjo player, and he plays really good banjo, American banjo, not the Indian banjo, Okay. and he was from Israel. So we played for 3 hours ऐसे आउट इन दी ओपन, और जब हम बजाने लगे एकदम फील में आ गए तो हमारे आसपास ऑडियंस इकट्ठी हो गई। सो दैट काइंड ऑफ एंडेड देयर, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर उनको जाना था, उनकी दिल्ली से फ्लाइट थी 2 महीने बाद, और मैंने उनको ऐसे ही मजाक मजाक में बोला था कि आप दिल्ली आओगे ना तो आई विल मेक श्योर दैट वी डू अ स्टेज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो Okay. मेरे को लगा कि ठीक है, मैंने बोल दिया ऐसे ही हवा हवा में बोल दिया उसको, कुछ होगा नहीं, मतलब ही विल आल्सो फॉरगेट अबाउट इट। बट देन ही Mm-hmm. कॉल्ड मी, ही इज लाइक, उज्जवल, आई एम कमिंग टू दिल्ली ऑन दिस डेट, आई हैव 2 days इन दिल्ली, विल यू बी एबल टू ऑर्गेनाइज समथिंग। मैंने कहा ये तो कभी नहीं किया मैंने मैंने कभी कॉन्सर्ट तो ऑर्गेनाइज नहीं करा। तो Okay. मैंने थोड़ा सोचा कि क्या कैन दिस हैपन, ऑल द Mm-hmm. ब्रेन एट वर्क, आई एम लाइक ठीक है, आई हैव टू बुक एन ऑडिटोरियम, आई हैव टू सेल सम टिकट्स, इवन इफ आई सेल दीज मेनी टिकट्स, आई थिंक हो जाना चाहिए, लोग तो आ जाएंगे थोड़े बहुत। एंड पीपल हैव बीन आस्किंग मी ऑन इंस्टाग्राम कि लाइव कब जा रहे हो, दिल्ली में लाइव करो। उस टाइम पे दिल्ली की ज्यादा ऑडियंस थी, मैंने कहा ट्राई Okay. करके देते, लेट्स डू अ shot Mm-hmm. at this. So I put up posters, and I'm a designer, right? So I love designing. I love doing all the branding stuff. वो मतलब ऐसे खून में है मेरे, मैं बैठे बैठे बस डिजाइन करवा दो मेरे से। मार्केटिंग Right. में बहुत दिमाग लगता है, तो आई डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज। पूरा 2 हफ्ता में प्रमोशन प्रमोशन करते करते पूरा का पूरा कॉन्सर्ट सोल्ड आउट, 200 सीट्स वर सोल्ड आउट, एंड Wow. yeah, he came, we performed, we actually performed. But in that concert there was the experience that I wanted to talk about, but मैं थोड़ा context ऐसे दे दिया because वो experience मैं अब काफी बार बता चुका हूँ, तो I did not want to repeat the same thing, तो इसलिए मैंने थोड़ा background story डाला। So in that Right. concert, Mm-hmm. front row में 2 बच्चे आके बैठ गए, ठीक है, Okay. और वो आप ऑडिटोरियम समझ रहे, एक मूवी हॉल टाइप है, बट इंस्टेड ऑफ द मूवी इट्स द परफॉर्मर्स वो परफॉर्मिंग, राइट। मैं जहाँ घटम बैठ रहा हूँ, जहाँ पे मैं घटम बजा रहा हूँ, और मेरे बगल में मेरा म्यूजिशियन है, वो इजराइल वाला बंदा। सो मेरे बिल्कुल सामने 2 बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार ये तो शोर मचा देंगे, और क्लासिकल कॉन्सर्ट में एकदम आपको चुप चुप रहना होता है, चुप रहना पड़ता है. बिकॉज ऑडिटोरियम इतना बड़ा नहीं होता, अगर आप हल्का सा भी चुप करोगे सबको आवाज आएगी। सबको आवाज मैं है. मैं नर्वस हो गया, एक तो मेरा पहला कॉन्सर्ट, ऊपर से ऑर्गेनाइजर कौन हूँ मैं, ऑर्गेनाइजर भी तो मैं ही हूँ, ऑर्गेनाइजर तो ऑर्गेनाइजर. स्टेज पे बैठे हुए, ऑर्गेनाइजर कुछ कर नहीं सकते। और लिटरली उस कॉन्सर्ट में क्योंकि सब कुछ मैंने किया था ना, तो जो फाइनल डे था ना, आई डिड नॉट इवन हैव वॉलंटियर्स टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, तो इट वाज माय फैमिली मेंबर्स ओनली हेल्पिंग मी, एंड उनको भी मैंने बोला था कि नहीं, लाइक इट वाज रियली क्रेजी, टू द पॉइंट ऑफ क्रेजी, कि इतना स्केल पे मैंने खुद ही कर लिया था। सो इट वाज माय फैमिली मेंबर्स ओनली हु वर हेल्पिंग, मेरे भैया भैया आ गए थे। सो एनीवे, they sat down and I was a little nervous, and we started playing, and the moment we started playing, those 2 kids did not get up. They were sitting there, they were tapping Okay. their hand, they were tapping their feet, and for the 2 hours, it was a 2 hour instrumental concert. And imagine 5 साल का बच्चा, एक 7 साल की बच्ची शांति से बैठे हुए थे, ठीक है। Wow. और कॉन्सर्ट के बाद आके वो छोटा सा बच्चा मेरे से आके कहता ऑटोग्राफ दे दो, ऑन द टिकट, and his parents were so happy, the kids were so happy. The experience out of this whole thing was that, again, we talked about how Indian classical music is considered as boring. Right. It was not for somebody who was introduced at that age, because for him it was Exactly. music, right? It was an experience. There was no So true. biasness.
There was no biasness that is created throughout the age ki Indian classical music or classical music is boring. And I think I'm pretty sure because a very similar experience happened to me when I was 11 years old. When I was 11 years old, my mom took me to Zakir Hussein's concert, Ustad Wow. Zakir Hussein's concert, and I was blown away. I think today I'm a musician because I went to that concert. My perspective of listening to music changed. Everything changed. So I think something similar might have happened for those two kids also because आप स्टेज देख रहे हो इतने पास से देख रहे हो आप एकदम फ्रंट रो में बैठे हो तो वो चीज मेरे को हमेशा याद रहेगी कि आप किसी भी तरीके से हल्का सा भी किसी को अगर आप इंस्पायर कर पाओ ना वो बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम प्रीटी श्योर दे पिक्ड अप म्यूजिक आफ्टर दैट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट अगर हम एडल्ट्स होते हैं ना हम एडल्ट्स को बोलते हैं ना नया लैंग्वेज नहीं सीख सकते बच्चे नया लैंग्वेज सीख जाते हैं इट्स द सेम प्रिंसिपल राइट इट्स द सेम प्रिंसिपल राइट फॉर एन आर्टिस्ट अप्रिसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप समझते हो कि हमारे काम को अगर कोई अप्रिशिएट करता है स्पेशली चाहे आपका वो पैशन है या आपका जो भी आप काम कर रहे हो जब उसमें अप्रिसिएशन आ जाती है आपके लिए एक बहुत बड़ी समहाउ एक बूस्ट है आपका एंथुसियाज्म लेवल और ज्यादा हाई हो जाता है सो रिसेंटली आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो अपलोडेड बाय गाना.com जिसमें लाइक इंग्लिश सॉन्ग राइटर एंड सिंगर एड शीरन उन्होंने वो सुना एंड ही अप्रिशिएटेड लाइक हाउ वाज दैट फीलिंग कि जब समवन रिकॉग्नाइज एंड वो एक आता है स्पॉटलाइट आता है कैसी फीलिंग है वो बहुत बड़ी फीलिंग है मतलब एंड अप्रिशिएट इतने सारे लोग इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं तो वो तो होते ही जा रहे हैं बट समबडी एंड कभी भी मैं कोई गाना उठाता हूँ ना किसी का भी आई ऑलवेज वांट जिसने गाना बनाया है ना वो एक बार सोचे कि अगर उसने एक्चुअली में घटम डाला होता तो कैसा लगता एग्जैक्टली सो देन बट एड शीरन वाले केस में क्या था कि ही सॉ द वीडियो एंड फॉर हिम इट वाज a sneak peek into the culture of India, right? Like he was looking at it from that perspective कि इंडिया में ऐसा होता है. ऐसा होता है. For that brief moment, for those 10, 12 seconds, I got the opportunity to represent India in a certain way, right? So that feeling is so massive, I can't tell you. I think it goes down as one of the best moments of my life. And Ed Sheeran, आपको पता ही है Ed Sheeran कितनी बड़ी हस्ती है मतलब he is one of the he's the biggest pop star in the world. तो मतलब वो चीज बहुत ज्यादा बड़ी थी मेरे लिए और मैं बहुत एकदम ऐसे इंस्टेंट एक जंप आया था मेरे में तो मैंने कहा नहीं जमीन पे रहो जो अभी बहुत आगे जाना है अभी नहीं so yeah I mean of course and I get these overwhelming moments but then I try to realize where I come from and I need to stay grounded and I need to stay humble for any artist if you have to learn you have to, and जितना जो सीखता है ना जितना आप सीखोगे ना उतना आप ऑटोमेटिकली हम्बल होते जाओगे जब आपने सीखना रोक दिया ना लोग कहते हैं ना कि जिस दिन आपको गुरूर आ गया आप सीखना बंद कर दोगे इसका उल्टा भी ट्रू है जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे उसी दिन आपके अंदर गुरूर भी आएगा कि आपको आता है क्योंकि अब आपने देखना बंद कर दिया आपने सीखना तो बंद कर दिया ही आपने आंख बंद कर लिया और आप अपने कुएं में आ गए सो दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज डू एज एन एक्सरसाइज कभी भी कुछ ऐसा इवेंट या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई भी टाइम आता है दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को मैं बिल्कुल एकदम रियलिटी चेक देता हूँ कि नहीं उड़ना नहीं है बिल्कुल भी जमीन पे रहो so yeah and like Ujjwal when people appreciate and लोग अच्छे अच्छे comments करते हैं या आपसे connect होते हैं somehow do you feel the responsibility कि अब अच्छा कर दिया अब next time क्या like what's next है ना वो एक प्रेशर कभी कभी फील होता है कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं सो व्हाट्स नेक्स्ट अभी कौन से गाने पे मुझे इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना है डू यू फील दैट समहाउ प्रेशर 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 पता नहीं बट मतलब नहीं सोचा मैंने कभी इसके बारे में अब आपने याद दिला दिया तो अब शायद सोचूंगा बट नहीं ऐसे कभी सोचा नहीं मैंने व्हाट आई ट्राई टू डू इज वही है ना मतलब मैं अपने आप को बहुत ऐसा मतलब इवन माय ओके हाउ डू आई डू दिस हाँ फॉर एवरी सिंगल वीडियो आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो ओनली आई डोंट लुक एट व्हाट हैज हैपेंड उससे पहले वाले वीडियो को 1 मिलियन व्यूज आ गए फर्क नहीं पड़ता इस वाले वीडियो को कितने आ रहे सो एवरी सिंगल वीडियो आई एम सेटिंग दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ground zero it does not matter how many followers I have I'm still kind of no I mean it does matter but for that one particular production for that one particular video for that one particular moment I'm only thinking about that one particular thing I'm disassociating it with my past experiences my future expectations इस वीडियो को अच्छा बनाने का है
कभी बनता है कभी नहीं बनता है, और हम इंसान है, इंसान गलती करता है, मैं भी इंसान है। गलती करता हूँ। जब गलती करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ सॉरी मैंने गलती कर दी। ज्यादा बड़ी गलती है तो कोई बात नहीं, वीडियो हटा देते, बट वीडियो हटाने का कभी ऐसा नौबत नहीं आया। बट आई थिंक राइट। इफ यू बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, if you're very being very, the one thing that I've seen with people and people with stage fear as well is that they keep thinking about shit, अगर गलती हो गई तो क्या होगा। गलती होगी तो क्या होगा। बट मैं ये बोलता हूँ अगर गलती हो गई तो वही बोल दो ना कि गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, मूव ऑन। वी डोंट मूव ऑन, एवरीबडी एल्स मूव्स ऑन, वी डोंट मूव ऑन, वी कीप थिंकिंग अबाउट वो क्या सोच रहा होगा। वो नहीं सोच रहा अब आपके बारे में, वो अब अपने घर के आलू के पराठे सोच रहा है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा। वट एवर, आई मीन just giving an example. So that's kind of the idea, and I think that's the principle I also try to follow with my videos and music. तो अभी तक expectation का pressure नहीं आया मुझे। People are ग्रेट। very sweet. एंड राइट, अब ये ना हो कि कहीं आप मेरा क्वेश्चन सुन के नेक्स्ट टाइम माइंड में आती नहीं, I'll try definitely कि ना आए। है। So, like somebody said, like we have never ever heard about someone saying to meet media audiences. So it's a wonderful idea, and people are really liking it. And somehow I can say, you are somehow from marketing background, so I can see that creativity and out of the box ideas also. So आप कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज कर लेते हो विद अपना म्यूजिक जर्नी के साथ भी। Yes. So I'm not actually from marketing background. My entire मतलब पिछले 9 साल से मैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहा हूँ। सो ओके। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन क्या होता है कि आई एम डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स लाइक इंस्टाग्राम, लाइक एप्लीकेशन डिजाइन, बट ओके। कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट हाउ अ यूजर इज गोइंग टू फील व्हेन दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट। उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनको बटन समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बटन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कब क्या एक्शन ले रहे। सो आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यूजर साइकोलॉजी थ्रू आउट माई करियर, एंड दैट राइट। डेफिनेटली एग्जैक्टली। हेल्प्स इन बीइंग अंडरस्टैंडिंग। बट यू नो व्हाट, ये सारा थ्योरी व्योरी सब हटा दो, आज की डेट में अगर इंसान ऑनेस्ट है ना, उससे आगे आप जा तो ही नहीं सकते हो। दैट इज द एपिटोम ऑफ रीचिंग अ लेवल ऑफ connection that you can have with people. I've seen so many people having so many layers. जैसे वो बात करेंगे ना अपने घर पे, वैसे नहीं बात करेंगे इंस्टाग्राम पे वैसे आके। नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पे एक्सेंट आ जाता है, कौन सा एक्सेंट, कहाँ से आया, आप कनाडा से तो नहीं आए हो, तो एक्सेंट कहाँ से। So you know, I've seen people having so many layers to how they actually are. And if you see me talking to my mom, this is the same way I'm talking to you right now. I'm talking to everyone. This is the same way I talk to my friends also. So I राइट। think this is advice बोल लो या पर्सपेक्टिव बोल लो, बट मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अपने दिल से बात करो, वही दिल से मैं म्यूजिक भी बजाता हूँ, वही दिल से मैं बात भी करता हूँ। जब मैं अपना म्यूजिक बजा रहा हूँ एकदम ऐसे ऐसे सर्वर हिलाता हो, आंख में अजीब सा हो जाता है, बट इट्स बिकॉज दैट्स हाउ आई एम फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट, आई थिंक दैट काइंड ऑफ कनेक्ट्स, यू नो। Right. Great. So my next question is like, Ujjwal, which musician you would like to collaborate, right? अगर आपके मन में आए कि मैं इस म्यूजिशियन के साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, तो लाइक आपके माइंड में किनका नाम आता है सबसे पहले? सबसे पहले ऋत्विज का, ओके। बिकॉज ऋत्विज का जो म्यूजिक है ना, उसमें इतना स्पेस है कि उसमें घटम बहुत अच्छा लगेगा। बस ओके। वैसे ऐसा नहीं, मतलब जो मेरे को म्यूजिशियंस पसंद है, द म्यूजिशियंस दैट आई लुक अप टू, म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनके साथ मेरी कोलैबोरेट करने की औकात है ही नहीं, तो वो तो भूल जाओ, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट इन फ्यूचर वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, एंड हमारी बेस्ट विशेस हैं, एंड जरूर ऐसा होगा। हाँ, आई ऑल्सो होप सो, मतलब कोशिश तो यही है। बाकी प्रैक्टिस करते रहूंगा तो मतलब प्रैक्टिस ही होता है। अगर इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग, योर ट्रस्ट एंड योर एवरीथिंग शुड गो इनटू मेरा प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, उसके आगे क्या होगा उसका नहीं। ये मम्मी एग्जैक्टली। महाभारत देखते रहती है ना, उसमें फल और कर्म की बातें इतनी ज्यादा होती है, मेरे भी दिमाग में घुस गया कि डोंट ट्राई टू, लाइक आई सॉ दिस एपिसोड टुडे ओनली, उसमें ये था कि वी ट्राई टू कीप ऑल्टरिंग आवर रिजल्ट्स। Try to alter your efforts, don't try to alter your results. You can alter your राइट। results, but it will never be permanent. The only सो control that you have is within your, it's in your hands, right? मेरा प्रैक्टिस जो है वो मेरे हाथ में है, प्रैक्टिस के बाद क्या होगा उसका उसको कुछ नहीं पता। वीडियो बनेगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, वो सब छोड़ो, प्रैक्टिस करो। तो जो भी चीज प्रैक्टिस। हमारे हाथ में है, वही है, वो महाभारत से सीख के आया, मैं अभी लाइव में यूज कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट। सॉरी सर। इफ आई से अबाउट द बॉलीवुड, राइट, अगर बॉलीवुड म्यूजिक में से, हिंदी सिनेमा में से अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना हो हाँ, तो? सो मैं एल्बम सेलेक्ट करूंगा, मेरे को ताल का एल्बम बहुत ओके। पसंद है। ताल राइट। करके एक मूवी आई थी, उसका एल्बम बहुत पसंद है। रोजा का एल्बम बहुत पसंद है। वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल। फिर देवडी का एल्बम बहुत पसंद है।
फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर का एल्बम बहुत पसंद है। तो ग्रेट ऐसे मेरे को एल्बम्स पसंद है, लाइक एल्बम। हाँ मतलब क्योंकि आई थिंक वो पूरा का पूरा एक स्टोरी टेलिंग होता है। हर एक गाना एक आपको कहानी बता रहा है, और वो पूरी की पूरी कहानी तभी खत्म होती है जब आप आखिरी गाना सुनो तो। So true. Again, thank you so much for saying yes to the show. I thoroughly enjoyed the session very, very much. Although I have taken a lot of time of yours. नो मैंने आई काफी ऑल्सो आई टाइम दे ऑल्सो एंजॉयड इट, तो मैंने टाइम की तरफ ध्यान नहीं दिया। आई थिंक राइट इट वाज रियली गुड स्पीकिंग विद यू। अब तो राइट पहली बार बात कर रहे हैं, मतलब इससे पहले कभी बात भी नहीं किया, एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट इट, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शंस, especially if राइट it's happening live. It's एग्जैक्टली just wonderful because so many things come out that you don't expect नहीं कर रहे होते एक्सपेक्ट कि। तो ये वाली चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, बहुत कैंडिड, अच्छा अच्छा सा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू फॉर दिस लाइव, थैंक यू एवरीवन हु इज स्टिल हियर। देयर सो मेनी पीपल आई नो जो स्टार्टिंग से लेके अभी 1.5 घंटे तक फोन स्क्रीन पे बैठे हुए थे, तो हाँ प्लीज अपनी आंखों एग्जैक्टली को अब थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ी देर आराम दे फोन को सकते हैं दूर रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर राइट being here the whole time. राइट I सो thoroughly enjoyed it, and same yeah, here. So again, wishing you good luck for like your future, and I'm really looking forward for some really great projects of yours. And हम बस यही दुआ करते हैं कि हमें आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और बहुत ही अच्छा आप आपके एंड से म्यूजिक एंड अच्छी चीजें देखने को मिले। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड स्पेशली टू योर दैट जो आपका इंस्टाग्राम फैमिली के साथ द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यू आर हैविंग, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट टू। thank you so much. All right. Right. Good Thank you night. so much. Bye bye, Joel. Good night. Bye. Thank you. Thank you everyone for joining the session. Take care. Bye bye. Good night and much love.